So hello friends, welcome to the third lecture of Principles of Inheritance and Variation. And friends, in today's lecture, we will study the second point of this lesson, that is inheritance of one gene. यानी फ्रेंड्स वन जीन अपना इनहेरिटेंस यानी कैसे वन जीन यानी एक जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं और किस तरह से फ्रेंड्स वो एक्सप्रेस होती हैं, ये हम इस पॉइंट में स्टडी करने वाले हैं. ओके, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को फ्रेंड्स आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बुला सकते हो, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये वो एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से मदद से हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी की है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट नोट फ्रेंड्स कि अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स शायद से ये पॉइंट समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज आवर सेकंड लेक्चर वाज ऑन जेनेटिक टर्मोलॉजी, जहाँ पे इस लेसन में जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं वो सारे टर्म्स मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किए थे. एंड फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली आज की वीडियो समझने में आपको डिफिकल्टी होगी. सो इट्स बेटर कि आप पहले सेकंड लेक्चर देख लें एंड देन ओनली थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करें. ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. Now friends, हमने देखा है कि जेनेटिक्स ये ब्रांच ग्रेगर जॉन मेंडल की वजह से आई. तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के बारे में इतना पता कैसे चला? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की, और वैसे ही एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जहां पे मेंडल ने एक टॉल पी प्लांट को एक ड्रॉप पी प्लांट के साथ फ्रेंड्स क्रॉस करवाया और उससे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की यहाँ पे स्टडी की. ओके, he collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of first hybrid generation. This generation is also called the filial generation or F1. See friends, जब मेंडल ने एक टॉल गार्डन पी प्लांट और ड्रॉप गार्डन पी प्लांट इन दोनों को क्रॉस किया तो डेफिनेटली इनके क्रॉस से फ्रेंड्स सीड्स प्रोड्यूस होंगे, और वही सीड्स को वो सीड्स क्या है फ्रेंड्स, असल में हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग. तो इस क्रॉस से जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उन सीड्स को मेंडल ने कलेक्ट किया और इन सीड्स को फ्रेंड्स ग्रो किया, जिससे हमारी सबसे पहली हाइब्रिड जनरेशन बनी, जिसे हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन बुलाते हैं. यस, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब पेरेंट्स का फ्रेंड्स दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस होता है तो जो हमारी सबसे पहली जनरेशन है दैट इज फर्स्ट फिलियल. एंड फिलियल का मतलब क्या होता है? तो फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग. एंड फिलियल वर्ड एक लैटिन वर्ड फिलिन से लिया गया है विच मीन्स सन. ओके, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of its parent. None were dwarf. See friends, मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे. उसमें से कोई भी प्लांट फ्रेंड्स ड्रॉफ यानी छोटी हाइट वाला प्लांट नहीं था. ओके, टॉल एंड ड्रॉफ का मतलब क्या है? स्मॉल हाइट वाला प्लांट. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज हमने जब क्रॉस किया तो एक पेरेंट टॉल था और दूसरा पेरेंट ड्रॉप था, बट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसमें दोनों में से सिर्फ किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखा, और वो कौन सा कैरेक्टर था? सिर्फ टॉल वाला. तो फ्रेंड्स मेंडल को अभी क्वेश्चन आया कि ड्रॉप कैरेक्टर गायब कहाँ हो गया. ओके, तो मेंडल ने ये चेक किया कि क्या ये सिर्फ स्टेम हाइट इस कैरेक्टर के साथ होता है या बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे. तो उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए. एज यू नो, मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, और 7 कैरेक्टर में फ्रेंड्स दो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड आते हैं. तो टोटल 14 प्लांट्स फ्रेंड्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे. ओके, 14 टाइप के अलग अलग प्लांट्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे, विच इज अ फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर MCQ asked in 2020. He made similar observations from the other pairs of triad. He found that the F1 always resemble either one of the parents, and that the triad of the other parent were not seen in them.
नाउ फ्रेंड्स इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ स्टेम हाइट के साथ नहीं हुआ। मेंडल ने जब बाकी कैरेक्टर्स यूज किए जैसे कि सीड कलर, सीड शेप, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ओके, इन रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स के साथ भी मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने ये देखा कि जो F1 जनरेशन थी वो हमेशा फ्रेंड्स किसी भी एक ही पेरेंट के कैरेक्टर दिखाती थी। यस, यानी अगर हम सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में फ्रेंड्स राउंड कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में दिखता था, जबकि पेरेंट्स में हमने एक पेरेंट राउंड सीड के साथ लिया है और दूसरा पेरेंट रिंकल सीड्स के साथ लिया है। बट F1 जनरेशन में दोनों में से सिर्फ किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखता था। एंड फ्रेंड्स जो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में ऑब्जर्व नहीं होता था। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? मेंडल को इसमें इंटरेस्ट आया, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और इसी का वो आंसर ढूंढने लगे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि क्या जो सेकंड कैरेक्टर था, जैसे इस केस में हम टॉल और ड्रॉफ की बात कर रहे हैं, टॉल कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में दिखा बट ड्रॉफ कैरेक्टर नहीं दिखा। तो मेंडल ने ये सोचा कि क्या ड्रॉफ कैरेक्टर हमेशा के लिए गायब हो गया है या वो टॉल के साथ मिक्स हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए मेंडल ने अभी F1 जनरेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अभी वो एक्सपेरिमेंट क्या है चलो देखते हैं। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the second filial generation some of the offspring were dwarf. See friends, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मेंडल ने F1 टॉल प्लांट्स के साथ सेल्फ पॉलिनेशन किया यानी उन्हें आपस में पॉलिनेट होने दिया तो फ्रेंड्स इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई F1 से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई यानी F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें क्या बुलाया जाता है? सेकंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। तो जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जिनके पास ड्वार्फ कैरेक्टर था, यानी ड्वार्फ कैरेक्टर फ्रेंड्स परमानेंटली डिसअपियर नहीं हुआ है, वो अब भी फ्रेंड्स F1 के अंदर प्रेजेंट था बट सिर्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ था यानी दिखाई नहीं दिया बट उसके अंदर वो प्रेजेंट था। इसलिए फ्रेंड्स अगर F1 में ये कैरेक्टर नहीं होता तो ड्रॉप कैरेक्टर F2 में दिखता क्या? डेफिनेटली नॉट। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस। सी फ्रेंड्स, ड्रॉप कैरेक्टर जो पहले F1 जनरेशन में दिखाई नहीं वो अभी हमें F2 जनरेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वेर ड्रॉप वेर 1/4 ऑफ द F2 while 3/4 of the F2 plants were tall. See friends, F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उन्हें अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें से एक पार्ट ये ड्रॉफ प्लांट्स का था और रिमेनिंग 3 पार्ट्स फ्रेंड्स ये टॉल प्लांट्स के थे। यानी सपोज कंसीडर करो कि सिर्फ 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 4 में से फ्रेंड्स एक प्लांट ड्रॉफ था और 4 में से 3 प्लांट्स फ्रेंड्स टॉल थे, यानी इस रेशियो में फ्रेंड्स यहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। The tall and the dwarf trait were identical to their parent type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or either dwarf. None were of in between height. See friends, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जो टॉल और जो ड्वार्फ ट्राइट हमने यूज की वो अपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इन स्टार्टिंग में जो हमने पेरेंट यूज किए थे टॉल और ड्वार्फ, उन्हें F2 जनरेशन के ये जो ऑफस्प्रिंग है वो एकदम आइडेंटिकल थे। ओके, यानी यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी टॉल और ड्वार्फ फ्रेंड्स आपस में मिक्स नहीं हो गए। बिकॉज जो भी ऑफस्प्रिंग यानी जो भी प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस होता था वो एक तो पूरा टॉल होता था या तो एक पूरी तरह से शॉर्ट होता था यानी ड्रॉप होता था। ऐसा एक भी प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसकी हाइट इन बिटवीन थी यानी मीडियम हाइट थी फ्रेंड्स। मीडियम हाइट वाला प्लांट एक भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, बिकॉज अगर मीडियम हाइट वाला प्लांट प्रोड्यूस होता दैट मीन्स कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग हो रही है, कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, बट ऐसा हुआ क्या फ्रेंड्स? नहीं। ओके, ये कैरेक्टर्स फ्रेंड्स एज इट इज वैसे के वैसे ही रहे एंड द सेम थिंग इज शोन इन द फिगर 5.3। ओके, सेम चीज हमें फ्रेंड्स फिगर 5.3 में दिखाई गई है। तो एक बार फिगर देख लेते हैं ताकि हमें इस एक्सपेरिमेंट की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक टॉल प्लांट लिया एंड एक ड्वार्फ प्लांट लिया, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि rest of the characteristics of these two plants are exactly same. फ्रेंड्स जो रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि फ्लावर का कलर, फ्लावर शेप, ओके, रिमेनिंग जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इन दोनों प्लांट्स में फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है। इन दोनों में सिर्फ एक ही कैरेक्टर डिफरेंट है, दैट इज सेम हाइट।
एक है टॉल तो दूसरा है ड्वार्फ। ओके, तो एक ही कैरेक्टर यहाँ पे फ्रेंड्स कॉन्ट्रास्टिंग है, करेक्ट। सो एक टॉल और फ्रेंड्स एक ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए ऑल वेयर टॉल। और इस जनरेशन को क्या कहा जाता है? F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, सो इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन दोनों में से दोनों पैरेंट में से किसी एक ही पैरेंट का कैरेक्टर दिख रहा था, दैट इज टॉल, और दूसरा कैरेक्टर फ्रेंड्स F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस लेसन का, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्राइट इज सीन अमंग द टू। ओके, दोनों में से कोई एक ही ट्राइट यहाँ पे दिखाई देता है। देन ये जानने के लिए कि क्या ड्वार्फ कैरेक्टर हमेशा के लिए गायब हो गया, उन्होंने F1 जनरेशन के बीच सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग यानी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। एंड सेल्फ पॉलिनेशन यू नो, जब एक ही प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पे फ्रेंड्स जब पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं, दैट इज सेल्फिंग। ओके, और क्रॉस में किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स किसी और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गिरे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स F1 जनरेशन की सेल्फिंग से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसे हमने क्या बुलाया? F2 जनरेशन। एंड F2 जनरेशन में इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे टॉल इज टू ड्वार्फ का फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर रेशियो था, यानी हमेशा 4 में से 3 प्लांट टॉल थे, एक ड्वार्फ था, 3 प्लांट टॉल थे, एक ड्वार्फ था, यानी 3:1 के रेशियो में फ्रेंड्स यहाँ पे F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। ओके, इस क्रॉस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दिस क्रॉस इज नोन एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हाई इट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें ये जो प्लांट प्रोड्यूस होता है इट इज अ हाइब्रिड। ओके, और इस हाइब्रिड को कहा जाता है मोनो हाइब्रिड। नाउ फ्रेंड्स इसे मोनो हाइब्रिड क्यों कहते हैं? ओके, या हाइब्रिड क्या होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट देन ऑल्सो हम इस लेक्चर में भी ये देखेंगे। सो बिकॉज इन दिस क्रॉस फ्रेंड्स मोनो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इस क्रॉस का नाम क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आई थिंक सो फ्रेंड्स मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया, बट फ्रेंड्स इसे हम और डिटेल में भी आगे अभी स्टडी करेंगे। Similar results were obtained with the other triad that he studied. Only one of the triads were expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the triads were expressed in a proportion 3:1. ये देखो फ्रेंड्स, मेंडल ने सिर्फ स्टेम हाइट के साथ मेंडल को ऐसे रिजल्ट नहीं मिले, रिमेनिंग जो 6 कैरेक्टर्स थे उन रिमेनिंग बाकी के कैरेक्टर्स के साथ भी जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया सो उन्हें सेम ही रिजल्ट मिले। हमेशा ऐसा होता था कि F1 जनरेशन में कोई एक ही पैरेंटल ट्राइड दिखता था और F2 जनरेशन में दोनों ट्राइड दिखते थे, बट 3:1 के रेशियो में। 3 में वो कैरेक्टर दिखता था फ्रेंड जो F1 जनरेशन में दिखा, और 1 वो ट्राइड होता था जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हमेशा फ्रेंड्स हर कैरेक्टर के साथ 3:1 के रेशियो में ही वो F2 स्टेज यानी F2 जनरेशन में दिखते। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स डिड नॉट शो any blending at either F1 और F2 स्टेज। याद रखो फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी ट्राइड ना ही F2 ना ही F1 और ना ही F2 स्टेज पे फ्रेंड्स उनकी कोई ब्लेंडिंग हुई यानी मिक्सिंग हुई। बिकॉज ब्लेंडिंग होती है तो डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पे एक इन बिटवीन हाइट, एक मिडल हाइट आपको मिलती, बट क्या है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मिडल हाइट मिली? तो नहीं। ओके, ना ही F1 स्टेज पे हमें एक इन बिटवीन हाइट मिली, ना ही F2 स्टेज पे इन बिटवीन हाइट मिली। दिस शोज दैट फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड के बीच कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ये बताने का इसके पीछे फ्रेंड्स ये पॉइंट बताने का एक रीजन ये है कि अर्लियर टाइम्स में हमारे एंसेस्टर्स के टाइम ऐसा कंसीडर किया जाता था कि कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं, जबकि ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं हो रहा। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, जब भी मैं बुक में इस तरह से एरो बनाऊं और किसी वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है फ्रेंड्स, इट इज अ PYQ, ये हमेशा याद रखना। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से एरो बनाया हुआ है दैट मीन्स वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, ऑलरेडी वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो उसे नोट कर लीजिए। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation. See friends,
मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस लिखी, तो मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन से मेंडल को ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ तो भी है, ऐसी कोई तो भी चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फ्रेंड्स पास्ट होती हैं, और वो भी फ्रेंड्स एकदम स्टेबली बिना किसी चेंज के। और ये चीज फ्रेंड्स, ये जो समथिंग है, ये किसकी मदद से ट्रांसफर होता है? तो ये समथिंग फ्रेंड्स गैमेट्स की मदद से सक्सेसिव जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली पास होता रहता है। और ये जो समथिंग था, इस समथिंग को मेंडल ने क्या बुलाया? फैक्टर। नाउ वी कॉल देम एज जीन, एंड जीन्स देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स मेंडल ने कहा कि फैक्टर एक पार्टिकल है जो फ्रेंड्स पेरेंट्स में होता है, ओके और यही जो फैक्टर है फ्रेंड्स, ये गैमेट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में एंटर करता है, और जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में फ्रेंड्स पेरेंट्स के कैरेक्टर्स नजर आते हैं। ओके नाउ फ्रेंड्स, फैक्टर को बाद में जाके सारे साइंटिस्ट को पता चला कि मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे थे वो असल में फ्रेंड्स जीन्स है। ओके एंड जीन्स क्या है? ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अब पीवाईक्यू फ्रेंड्स, ऑलरेडी इट इज अ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मार्क कीजिए। यानी फ्रेंड्स जीन की वजह से ही इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस यानी दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्राइट इन एन ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि ये जीन की वजह से फ्रेंड्स पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होते हैं। क्यों? बिकॉज जीन के पास फ्रेंड्स वो इंफॉर्मेशन होती है जिस इंफॉर्मेशन की मदद से कोई भी पर्टिकुलर ट्राइट यानी कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस यानी दिखाई दे सकता है। ओके जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट्स आर नोन एज एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। ओके जीन फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट्स के लिए कोड करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एलील्स। ओके जीन्स पे फ्रेंड्स कोड्स होते हैं, ये हम आगे जाके फ्रेंड्स अपकमिंग लेसन में स्टडी करेंगे कि जीन्स पे फ्रेंड्स नाइट्रोजनस बेसिस का एक फिक्स पैटर्न होता है। ओके उसे हम कोड बुलाते हैं, और वही फिक्स पैटर्न डिसाइड करता है फ्रेंड्स आप में किस तरीके का कैरेक्टर नजर आएगा। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक जीन्स होती हैं जो दो अलग अलग ट्राइड्स के लिए फ्रेंड्स कोड करती हैं। तो ऐसी जीन्स को हम क्या बुलाते हैं? एलील्स बुलाते हैं या एलिलोमॉर्फ्स बुलाते हैं। जैसे सपोज एक जीन हो गई टॉल के लिए एंड दूसरी जीन हो गई ड्रॉप के लिए, तो टॉल और ड्रॉप वाले जीन्स फ्रेंड्स क्या हो गए? एक दूसरे के एलिलोमॉर्फ्स या एलील्स। एलिलोमॉर्फ्स एंड एलील्स फ्रेंड्स दोनों सेम ही चीज होती हैं। एलिलोमॉर्फ्स ये उनका पूरा नाम है और उसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एलील। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फ्रेंड्स। एलील्स असल में उसी जीन के थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एलील्स में फ्रेंड्स जीन वही है, स्टेम हाइट, ये स्टेम हाइट की ही जीन है, बट यहाँ पे जो दो स्टेम हाइट की जीन्स प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे से फ्रेंड्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ओके टॉल और ड्रॉप में थोड़ा सा ही फ्रेंड्स डिफरेंस होगा, और उसी डिफरेंस की वजह से एक जीन की वजह से प्लांट टॉल होता है और दूसरी जीन की वजह से प्लांट ड्रॉप होता है। ओके ये भी हमने फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में देखा है, and it is also a PYQ friends, mark कीजिए उसे। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letters is used for the trait expressed at F1 stage and the small alphabet for the other trait. See friends, अभी इन जीन्स को शो करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जीन्स का डिस्कशन करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक हम जीन्स का डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये जीन किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, किस जीन की वजह से क्या क्या कैरेक्टर नजर आते हैं, तब तक हमें फ्रेंड्स इनहेरिटेंस नहीं क्लियर होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जीन्स की स्टडी करना पड़े। तो जीन्स को भी फ्रेंड्स अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो हमारे पास फ्रेंड्स दो दो अलग अलग ट्राइट होते हैं, तो दोनों ट्राइट में से जो ट्राइट F1 जनरेशन में यानी जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखा उस ट्राइट की जीन को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और दूसरे ट्राइट की जीन को स्मॉल लेटर से शो करेंगे, जिसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है कि F1 जनरेशन में फ्रेंड्स जो कैरेक्टर दिखता है उसे डोमिनेंट कहा जाता है, और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से शो होते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखता इट इज रिसेसिव, और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल अल्फाबेट से दिखाया जाता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और यहाँ पे भी मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थोड़ा क्यों, डिटेल में ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट, T is used for tall trait and small t for dwarf, and capital T and small t are alleles of each other.
सी फ्रेंड्स, अभी हम स्टेम हाइट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, स्टेम हाइट की मदद से हम ये आधा लेसन खत्म करने वाले हैं। तो स्टेम हाइट वाला एग्जांपल बहुत बार रिपीट होगा, ओके, बिकॉज स्टेम हाइट ही बहुत इजी कैरेक्टर है फ्रेंड्स, और जब भी ये लेसन एक्सप्लेन करना होता है तो स्टेम हाइट यही कैरेक्टर यूज किया जाता है, और इसकी मदद से हाफ लेसन को फ्रेंड्स हम खत्म कर देते हैं। ना यहाँ पे फ्रेंड्स हमने स्टेम हाइट लिया था, स्टेम हाइट में एक टॉल और एक ड्रॉप, ये एक टॉल और एक ड्रॉप ऐसे कैरेक्टर। तो टॉल वाला ट्राइड फ्रेंड्स ये F1 जनरेशन में दिखता था, इसलिए उसे कैपिटल T से डिनोट करेंगे। एंड ड्रॉप वाला ट्राइड ये F2 जनरेशन में फ्रेंड्स डिसअपियर हो जाता था, यानी नहीं दिखता था, तो उसके लिए स्मॉल t यूज करेंगे। और फ्रेंड्स कैपिटल T और स्मॉल t क्या है? दे आर एलीज ऑफ ईच अदर। ओके, क्या है ये? एलीज ऑफ ईच अदर, यानी एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म। क्या एक जीन के सिर्फ दो ही फॉर्म हो सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे। ओके, फिलहाल तो आप दो ही फॉर्म्स देखने वाले हो, पर जैसे जैसे फ्रेंड्स हम लेसन में प्रोग्रेस करेंगे आप एक ही जीन के 3-4 टाइप्स भी देखने लगोगे। Hence, in plants, the pair of alleles for height would be capital TT, capital T small t, and small tt. See friends, as you know कि the garden pea plant is a diploid plant. Diploid plant यानी फ्रेंड्स उसमें एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो एलीज होनी चाहिए। एक कैरेक्टर के लिए कितने एलीज चाहिए? दो एलीज फ्रेंड्स साथ में चाहिए, बिकॉज दोनों एलीज मिलके ही वो कैरेक्टर आप में शो करेगी। सो हमारे पास एक एली है कैपिटल टी, एक एली है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के अगर हम दो दो पेयर के इसमें कॉम्बिनेशन बनाए तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है फ्रेंड्स? 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक कैपिटल टी टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबसे लास्ट वाला स्मॉल टी टी। ये 3 ही कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स पेयर्स ऑफ एलीज के लिए पॉसिबल है। सम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है सर एक फोर्थ कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, कि स्मॉल टी को पहले लो और कैपिटल टी को बाद में। तो सी फ्रेंड्स, ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, दोनों पेयर्स में आपका जो प्लांट होगा उसमें सेम कैरेक्टर ही दिखेगा, इसलिए इसे इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जीन्स को आगे पीछे लिखने से एक नया कैरेक्टर दिखेगा ऐसा नहीं है। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों का मतलब फ्रेंड्स वही होता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, हाँ उस केस में यहाँ पे 4 पैटर्न आप बोल सकते थे, बिकॉज मैथ्स में अगर कोई चीज को पहले लिखा जाए और बाद में लिखा जाए तो वो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो। बट दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम ऐसा नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन द केस ऑफ जीन्स। ओके, तो क्लियर फ्रेंड्स, आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, capital TT and small tt respectively. सी मेंडल ने ये भी प्रपोज किया, यानी ये भी बताया फ्रेंड्स कि जो टॉल प्लांट एज उन्होंने पैरेंट यूज किया था वो फ्रेंड्स प्योर ट्रू ब्रीडिंग था। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि उसमें फ्रेंड्स हाइट के लिए जो एलिलिक पेयर्स प्रेजेंट थे वो आइडेंटिकल थे, यानी एज यू नो फ्रेंड्स एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो एलीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे टॉल कैरेक्टर के लिए दोनों एलीज सेम थी, कैपिटल टी कैपिटल टी। और जब आपके पास फ्रेंड्स दोनों एलीज सेम हो तो उस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? होमोजाइगस बुलाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एरो का मतलब फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू याद रखता है। सो इट इज ऑल्सो एन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कि होमोजाइगस क्या होता है, या मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किए थे वो कैसे थे? तो दे वर फ्रेंड्स होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी किसी कैरेक्टर के लिए आपके पास दोनों सेम एलीज होना। जैसे ड्रॉप, जो ड्रॉप प्लांट मेंडल ने एज ए पैरेंट यूज किया था उसमें भी फ्रेंड्स दोनों भी एलीज स्मॉल टी थी। ओके, तो ड्रॉप पैरेंट भी क्या हो गया फ्रेंड्स? ये होमोजाइगस हो गया, बिकॉज इसके पास आइडेंटिकल एलीज प्रेजेंट है। करेक्ट, तो अगर आपके पास किसी कैरेक्टर के लिए दोनों सेम एलीज है देन यू बिकम होमोजाइगस। ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी are called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. See friends, यहाँ पे हमने जीन्स की बात की, कैपिटल टी और स्मॉल टी असल में है क्या? एलीज। एलीज असल में क्या होती है? जीन्स। करेक्ट,
तो जब हम जीन्स की बात करते हैं यानी हम जीनोटाइप डिस्कस कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं कि हम जीनोटाइप डिस्कस कर रहे हैं। बट जब हम फ्रेंड्स सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसे प्लांट टॉल है या प्लांट ड्रॉप है उसमें जीन्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बाहर से वो कैसा दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात होती है तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स फिनोटाइप। ओके, ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी मैं लास्ट लेक्चर में आपको एकदम क्लियरली देख चुका हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि जस्ट सेकेंड लेक्चर को एक बार देख लीजिए एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स ये लेसन आपका वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लेसन बन जाएगा। और सबको पता है ये सबसे स्कोरी लेसन है बिकॉज 16 to 20 मार्क्स आप इस लेसन से स्कोर कर सकते हैं। What then would be the phenotype of a plant that has a genotype capital T small t? अभी क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है कि उस प्लांट का फिनोटाइप यानी उस प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगी जिसका जीनोटाइप यानी जिसके अंदर जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्लांट का जो फिनोटाइप है वो टॉल ही होता है सर, ये कैसे? अभी इसमें एक टॉल जीन है एक ड्रॉप जीन है, तो दोनों मिक्स होके फ्रेंड्स सर टॉल और ड्रॉप यानी इन बिटवीन हाइट दिखनी चाहिए थी, यहाँ पे तो सिर्फ टॉल वाला ही दिख रहा है, ड्रॉप वाला कैरेक्टर सर फ्रेंड क्यों नजर नहीं आ रहा? ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा कि वाई सिर्फ टॉल वाला नजर आ रहा है ड्रॉप वाला क्यों नहीं? बिकॉज सर आपने तो कहा था कि 2 एलिज रिक्वायर्ड है तभी जाके कैरेक्टर दिखेगा, तो यहाँ पे एक टॉल है एक ड्रॉप है, दोनों मिलके कैरेक्टर दिखना चाहिए था, बट असल में क्या हुआ सिर्फ एक ही जीन का कैरेक्टर दिखा। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स मेंडल ने हमें दिया है। सो लेट्स सी द आंसर कि वाई कैपिटल टी स्मॉल टी इस जीनोटाइप यानी इस जीन के साथ आपका जो फिनोटाइप है यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस वो टॉल क्यों है। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital TT parent in appearance. See friends, मेंडल ने क्या देखा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, तो F1 जनरेशन में फ्रेंड्स असल में F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस थी। हेट्रोजाइगस यानी फ्रेंड्स F1 जनरेशन के पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली जीन थी। ये कैसे आया फ्रेंड्स, ये क्रॉस हम आगे अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, बट आपका जो क्वेश्चन था कि दोनों में से एक ही जीन क्यों दिख रही है वो उसका आंसर हम पहले दे देते हैं। तो F1 जनरेशन फ्रेंड्स हेट्रोजाइगोट है। ओके, हेट्रोजाइगोट यानी जब किसी कैरेक्टर के लिए आपके पास डिफरेंट एलीज हो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, डिफरेंट एलीज है तो हेट्रोजाइगस, अगर दोनों सेम होते तो होमोजाइगस। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखा वो कैपिटल टी टी इस पैरेंट को तो एग्जैक्टली सेम था अपीयरेंस में। So he यानी Mendel proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other, and hence he called the dominant factor while the other factor is recessive. See friends, Mendel ने ये देखा या Mendel ने ये बताया हमें कि जब दो फ्रेंड्स अलग अलग यानी dissimilar factors present है, ये क्या है फ्रेंड्स, एलीज यानी जीन्स, बट मेंडल इन्हें जीन्स बुलाते थे क्या? नहीं, मेंडल इन्हें फैक्टर्स बुलाते थे। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो जब दो अलग अलग फैक्टर्स आपके पास प्रेजेंट तो दोनों में से एक डोमिनेंट होता है। ओके, दोनों में से एक डोमिनेंट होता है और वही कैरेक्टर आपको F1 में दिखेगा, और दूसरा फ्रेंड्स रिसेसिव होता है जो आपको F1 में नहीं नजर आता। ओके, डोमिनेंट का मीनिंग फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पता ही है, जो दूसरों को दबाता है, दूसरों को सप्रेस करता है, अपना डोमिनेंस शो करता है, हक शो करता है। रिसेसिव वो फ्रेंड्स इतनी पावर नहीं है उसमें कि वो अपना हक फ्रेंड्स शो कर सके, इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते। इन दिस केस कैपिटल T फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t फॉर ड्रॉपनेस, दैट इज रिसेसिव। सी फ्रेंड्स इस केस में जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है स्मॉल t यानी ड्रॉपनेस में। ओके, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि हम कैपिटल T और स्मॉल t क्यों यूज करते हैं, ड्रॉपनेस के लिए तो D यूज करना चाहिए था। तो रीजन भी आपके पास है फ्रेंड्स कि ये दोनों एक दूसरे की एलीज है, ये समझने के लिए हम सेम अल्फाबेट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कैपिटल T हो गया हमारा डोमिनेंट और स्मॉल t क्या हो गया, रिसेसिव। तो जब दो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होंगे दोनों में से एक्सप्रेस कौन होने वाला है, डोमिनेंट यानी टॉल एक्सप्रेस होगा, और ड्रॉप के कैरेक्टर को ये टॉल क्या करेगा, सप्रेस कर देगा यानी फ्रेंड्स दबा देगा। ओके, यहाँ पे भी फ्रेंड्स आई फॉरगॉट, इट इज ऑल्सो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, ओके नोट इट डाउन, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे भी टॉल कैरेक्टर दिख रहा था और इस कंडीशन में भी कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, टॉल कैरेक्टर। जब आपके पास दोनों सेम एलीज है क्या वो होमोजाइगस कंडीशन होती है? यस।
कि आपके पास जब दो डिफरेंट एलीज है, क्या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है? यस। तो होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ही हमें टॉल कैरेक्टर यानी डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर फ्रेंड्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों भी कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, बट नॉट रिसेसिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मार्क कीजिए। वन मोर टाइम, डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में दिखाई दे सकता है, बट रिसेसिव दिखाई दे सकता है क्या? नहीं। तो रिसेसिव कब दिखाई देगा? जस्ट इन केस ऑफ होमोजाइगस, व्हेन बोथ द जीन्स आर फ्रेंड्स स्मॉल tt। इसी कंडीशन में आपको रिसेसिव कैरेक्टर नजर आता है। He observed identical behavior for all the other characters or trait pairs that he studied. Now friends, interestingly, बाकी के सारे कैरेक्टर्स के लिए मेंडल्स को सेम रिजल्ट मिले, यानी वहां पे भी ऐसा होता था कि जब दो अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज फॉर राउंड एंड रिंकल सीड, तो राउंड सीड के लिए सिंबल क्या है फ्रेंड्स? कैपिटल आर, एंड रिंकल सीड के लिए सिंबल क्या है? स्मॉल आर। तो जब फ्रेंड्स दो अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है या दो अलग अलग एलीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो राउंड और रिंकल में से सिर्फ राउंड वाला एक्सप्रेस होता था। रीजन? बिकॉज इट इज डोमिनेंट। क्या रिंकल वाला यहाँ पे एक्सप्रेस होगा? नहीं। एंड दोनों कूट के लिए हम फ्रेंड्स सेम सिंबल यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू शो दैट दे आर एलीज ऑफ ईच अदर। ओके, और कैपिटल और स्मॉल क्यों यूज करते हैं? ताकि कैपिटल से आपको समझ में आए कि दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट, एंड स्मॉल लेटर से आपको ये समझ में आए कि दिस कैरेक्टर इज रिसेसिव। इफ यू सी द फ्रेंड्स सेकंड पेज ऑफ दिस लेसन का फ्रेंड्स अगर आप सेकंड पेज देखें तो वहां पे फ्रेंड्स आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिए हैं, एंड राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स सारे के सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स वहां पे दिए गए हैं। It is convenient and logical to use capital and lowercase of alphabetical symbols to remember this concept of dominance and recessiveness. See, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव की कंसेप्ट को समझने के लिए हम फ्रेंड्स कैपिटल और लोअर केस लेटर्स आराम से यूज कर सकते हैं। बिकॉज कैपिटल बड़ा है हमारे लिए तो वो डोमिनेंट, स्मॉल छोटा है हमारे लिए तो वो रिसेसिव। तो इससे फ्रेंड्स इजीली हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाती है। Do not use capital T for tall and small d for dwarf, because you will find it difficult to remember whether capital T and D are alleles of the same gene or character or not. See friends, characters के लिए अलग अलग अल्फाबेट्स यूज मत करना, नहीं तो होगा क्या? आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के एलीज हैं या एक दूसरे के एलीज नहीं है, इसलिए सेम अल्फाबेट यूज करना है। Alleles can be similar as in the case of homozygous, capital TT, small tt, or can be dissimilar as in the case of heterozygote या heterozygous, capital T and small t. Alleles सेम भी हो सकते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हो, या alleles फ्रेंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम हुआ है तो उस कंडीशन को होमोजाइगोट या होमोजाइगस दोनों कह सकते हो, और डिफरेंट हुए तो हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस ऐसा आप बुला सकते हैं। ओके, since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, that is height, it is a monohybrid, and the cross between capital TT and small tt is a monohybrid cross. See friends, यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ जिसके पास दोनों अलग अलग एलीज थी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी थी, ओके, यानी फ्रेंड्स वो हेट्रोजाइगस था। बट हेट्रोजाइगस फ्रेंड्स वो सिर्फ किसी एक कैरेक्टर के लिए था जो कि था हाइट। ओके, किस कैरेक्टर के लिए था? सिर्फ हाइट के लिए इसके पास दो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। रिमेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस प्लांट में उसके लिए इसके पास तो दोनों जीन्स सेम ही है। यानी अगर इसका सीड की बात करें तो इस प्लांट की सीड राउंड है और उसके लिए दोनों जीन्स इसके पास कैपिटल आर आ रहा है। जिसके फ्रेंड्स अगर सीड शेप की बात सीड कलर की बात करें तो इसका सीड कलर फ्रेंड्स येलो है और उसके लिए जो जीन्स है दोनों भी कैपिटल वाई वाई है। तो बाकी कैरेक्टर्स के लिए फ्रेंड्स इसके पास सिमिलर जीन्स है, यानी रिमेनिंग कैरेक्टर्स के लिए ये होमोजाइगस है। सिर्फ एक ही कैरेक्टर, जस्ट वन कैरेक्टर स्टेम हाइट के लिए ये हेट्रोजाइगस है। और फ्रेंड्स अगर आप हेट्रोजाइगस हो
तो हेट्रोजाइगस के लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है हाइब्रिड। और कितने कैरेक्टर्स के लिए आप हाइब्रिड हो? सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए ना, तो वन को क्या बोला जाता है? मोनो। तो नाम क्या हुआ फ्रेंड्स? मोनो हाइब्रिड। और मोनो हाइब्रिड फ्रेंड्स प्रोड्यूस होता है जब एक कैपिटल टीटी एंड एक स्मॉल टीटी ऐसे प्लांट्स को फ्रेंड्स आप क्रॉस करवाते हो। तो क्योंकि इनके क्रॉस से मोनो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, तो उस क्रॉस का नाम क्या पड़ गया फ्रेंड्स? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड दिस सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज शोन ओवर हियर। ओके, सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो फ्रेंड्स इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, बिकॉज सेम टाइप का क्रॉस आपको डाइहाइब्रिड में भी देखना है, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2G। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट लेना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे मेंडल ने जिनके जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे दे वर प्योर। ओके, उन्हें मेंडल ने क्या बोला था? प्योर लाइन या फिर प्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर लाइन और प्योर? प्योर लाइन और प्योर का मतलब होता है कि जब मैं ये टॉल प्लांट लूं, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करूँ, और सेल्फ पॉलिनेशन से फ्रेंड्स सपोज ये टॉल प्लांट है, हाँ राइट नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। सपोज फ्रेंड्स ये हमारा टॉल प्लांट, इसमें फ्रेंड्स मैंने इसकी और एक टॉल प्लांट के साथ सेल्फिंग करवाई। ओके, इसी की तरह एक प्लांट था उसके साथ सेल्फिंग करवाई, और सेल्फिंग से फ्रेंड्स पहली जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई वो भी टॉल आई। फिर उस फर्स्ट जनरेशन में वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन से जो सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो भी टॉल थी। यानी जब मैं किसी प्लांट में कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा हूं, तो उसका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर में फ्रेंड्स कोई चेंज नहीं आ रहा, उस कैरेक्टर में अल्टरेशन नहीं हो रहा। ऐसे प्लांट को फ्रेंड्स प्योर या प्योर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्योर या प्योर लाइन। और प्योर लाइन वाले फ्रेंड्स जो भी प्लांट होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस। सेम ड्वार्फ के साथ हुआ। ड्वार्फ प्लांट फ्रेंड्स जब मेंडल ने सिलेक्ट किया तो तुरंत सिलेक्ट नहीं किया, पहले ये ड्वार्फ प्लांट लिया, 3 जनरेशन तक फ्रेंड्स इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, और देखा कि तीनों जनरेशन में क्या लगातार सिर्फ ड्वार्फी कैरेक्टर नजर आ रहा है या उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली सक्सेसिव जनरेशन में, यानी फर्स्ट उससे जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई सेकंड, सेकंड से जो प्रोड्यूस हुई थर्ड, इन तीनों भी जनरेशन में सेम ड्वार्फ कैरेक्टर नजर आ रहा था, और हाइट में यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं था। ओके, सारे के सारे प्लांट फ्रेंड्स सेम शॉर्ट हाइट के थे, और यहाँ पे सारे के सारे प्लांट सेम टॉल हाइट के थे। ओके, तो फ्रेंड्स प्योर लाइन से फ्रेंड्स मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स मार्क कीजिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस पे पूछा जा सकता है। सो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट आर प्योर। नाउ फ्रेंड्स एज वी नो दैट जब हम इनमें क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते वक्त फ्रेंड्स आपको पता है कि इनके गैमेट्स असल में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, एंड गैमेट्स में आपको पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स एज यू नो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरह से पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया एक क्रोमोसोम, और ये हो गया फ्रेंड्स दूसरा क्रोमोसोम। ओके, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बुलाते हैं, बिकॉज ऐसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे को एकदम सेम है वो हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की एक खास बात है कि यहाँ पे फ्रेंड्स क्रोमोसोम बनते किससे? जीन्स से। तो यहाँ पे पूरे फ्रेंड्स इनके ऊपर क्या है? जीन्स है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक जीन होगी, और सेम कैरेक्टर की जीन फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स एक अगर कैरेक्टर सेम है तो उस कैरेक्टर की फ्रेंड्स जो जीन है उसकी लोकेशन भी यानी लोसी भी सेम होता है। तो यहाँ पे भी सेम हाइट की जीन, यहाँ पे भी सेम हाइट की ही जीन होगी। एक कैपिटल टी यहाँ पे, दूसरा कैपिटल टी यहाँ पे। ओके, एज यू नो फ्रेंड्स गैमेट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस। वेरी गुड। तो मियोसिस में फ्रेंड्स एक फेज है एनाफेज 1। ओके, एनाफेज 1 में आपको पता है कि ये दोनों गैमेट्स, ये दोनों क्रोमोसोम फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। करेक्ट, एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक कैपिटल टी एक गैमेट में एंटर करेगा, और दूसरा कैपिटल टी फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे गैमेट में एंटर करने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आधे गैमेट्स यानी जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, हाफ गैमेट में एक कैपिटल टी एंटर करेगा और रिमेनिंग हाफ में दूसरा कैपिटल टी एंटर करेगा। सेम यहाँ पे होगा, जब ये इसके गैमेट बनेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, एक स्मॉल टी आधे गैमेट्स में एंटर करेगा, दूसरा स्मॉल टी रिमेनिंग हाफ गैमेट्स में एंटर करेगा। यहाँ पे हाफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दो गैमेट बने, 2 का हाफ क्या है? 1, तो ये हाफ में कैपिटल टी और दूसरे में हाफ में स्मॉल टी
और सेकेंड हाफ में स्मॉल टी। याद रखो फ्रेंड्स, सिर्फ दो गैमेट नहीं बनते, ये तो जस्ट हमें स्टडी करना है इसलिए उन्होंने सिर्फ दो गैमेट दिखाए हैं। असल में कई सारे गैमेट्स यहाँ पे, और जितने भी गैमेट बने उसमें आधे में ये कैपिटल टी है और रिमेनिंग हाफ में ये दूसरा कैपिटल टी है। ओके, नाउ फ्रेंड्स सपोज ये एक फीमेल पैरेंट है और ये क्या है, एक मेल पैरेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये फीमेल पैरेंट के गैमेट्स और ये मेल पैरेंट के गैमेट्स। ना यहाँ पे फीमेल पैरेंट का फ्रेंड्स ये कैपिटल टी वाला गैमेट मेल के यहाँ पे किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, करेक्ट? या तो वो स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो या फिर स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा। तो अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये बनेगा। अगर ये इसके साथ फ्यूज हो जाए तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। फीमेल का ये जो दूसरा गैमेट है वो भी इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, बिकॉज गैमेट की फ्यूजन फ्रेंड्स रैंडम होती है। ओके, तो 50% चांसेस है वो इसके साथ फ्यूज हो या 50% चांसेस है वो इसके साथ फ्यूज हो। इसके साथ फ्यूज हो गया तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और अगर ये इस गैमेट के साथ फ्यूज होगा तब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही बनेगा। एंड इफ यू नोटिस ऑल द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ओवर हियर हैव द सेम जीनोटाइप, यानी सेम जीन है सबके पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और पेरेंट्स के क्रॉसिंग से फ्रेंड्स जो सबसे पहली जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या है, वो कौन सी जनरेशन होती है फ्रेंड्स, F1 जनरेशन। एंड एज यू सी फ्रेंड्स, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए सबके पास एक कैपिटल टी वाली जीन है और एक स्मॉल टी वाली जीन है। एंड एज यू नो द कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो ये सब के सब प्लांट कैसे होंगे फ्रेंड्स, टॉल होंगे। सबके सब प्लांट कैसे होंगे फ्रेंड्स, टॉल होंगे, करेक्ट? तो इनका जो फिनोटाइप है दैट इज टॉल। एंड जीनोटाइप, तो जीनोटाइप मतलब फ्रेंड्स में जीन्स पूछ रहा हूं, तो जीनोटाइप है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, और इसे क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स, मोनोहाइब्रिड। क्या बुलाते हैं, मोनोहाइब्रिड। कि एक ऐसा प्लांट है जिसका एक ही कैरेक्टर के लिए इसके पास दो डिफरेंट एली है, रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स के लिए ये होमोजाइगस होंगे बिकॉज इनके पेरेंट्स होमोजाइगस थे। ओके, रिमेनिंग सारे कैरेक्टर के लिए इनके पेरेंट्स खुद होमोजाइगस थे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टेम हाइट उसके लिए ये दोनों अलग अलग थे। बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर फ्रेंड्स इनमें सब सेम है। ओके, स्टेम हाइट के लिए भी फ्रेंड्स ये दोनों होमोजाइगस है इफ यू सी, और रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स है वो इन दोनों में सेम थे। स्टेम हाइट वाला कैरेक्टर इन दोनों में डिफरेंट था। ये हमेशा याद रखिए कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कर रहे हो उसमें जो पैरेंट आप सिलेक्ट करोगे उनमें सिर्फ एक कैरेक्टर अलग होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेंड्स। ओके, ये जनरली सीईटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेंडल ने यहाँ पे क्रॉस के लिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस मेंडल ने क्रॉस के लिए जो पेरेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो फ्रेंड्स कितने कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे थे, तो सिर्फ एक कैरेक्टर में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो सिर्फ एक कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड होता तो डाई का मतलब दो, तो पेरेंट्स फ्रेंड्स दो कैरेक्टर्स में एक दूसरे से डिफर करते। नाउ फ्रेंड्स मेंडल को यहाँ पे डाउट क्या आया था कि क्या ड्रॉप कैरेक्टर पूरी तरह से गायब हो गया, बिकॉज पेरेंट तो आपने एक टॉल और एक ड्रॉप सिलेक्ट किया था, बट F1 जनरेशन में ड्रॉप कैरेक्टर दिखा, नो। सो टू चेक वेदर कि ड्रॉप कैरेक्टर पूरी तरह से गायब हो गया, मेंडल ने क्या किया था, F1 जनरेशन में सेल्फिंग। तो ये F1 जनरेशन का एक प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का दूसरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। अगेन आपको पता है इनमें गैमेट्स बनेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दो अलग अलग टाइप की जीन, तो दो अलग अलग गैमेट बनेंगे। आधे गैमेट में स्मॉल टी जीन एंटर करेगी और रिमेनिंग हाफ गैमेट में कैपिटल टी एंटर करेगी। यहाँ पे सेम हाफ में कैपिटल टी एंटर करेगा और दूसरे हाफ गैमेट में स्मॉल टी एंटर करेगा। सी फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कि आपको फ्रेंड्स जीनोटाइप दिया जाता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया जाएगा और उसका जीनोटाइप बता दिया जाएगा, और जीनोटाइप की बेसिस पे आपको बताना है वो कितने गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये फ्रेंड्स एग्जाम का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज 4 to 5 टाइम्स फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो गया है, और इससे सॉल्व करना भी फ्रेंड्स काफी इजी है। बट वो मैं आपको फ्रेंड्स इनहेरिटेंस ड्यू टू टू जीन्स इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास एडिक्वेट डेटा नहीं है जिसकी मदद से मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो इनहेरिटेंस ड्यू टू टू जीन, वहां पे हम देखेंगे कि अगर जीनोटाइप पता है यानी जीन्स पता है तो उस जीन्स के बेसिस पे कैसे फ्रेंड्स ये पता लगा है कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। फिलहाल यहाँ कितने गैमेट्स बने, दो अलग अलग गैमेट बने, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट गैमेट्स बने। एंड फर्स्ट केस में क्या हुआ था, तो फर्स्ट केस में एक ही टाइप का गैमेट बना कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी ही है तो एक ही टाइप का गैमेट बना कैपिटल टी, यहाँ पे भी एक ही टाइप का गैमेट बना स्मॉल टी। So always remember that when there is a homozygous parent,
जस्ट वन टाइप ऑफ गैमेट इज फॉर्म। अगर फ्रेंड्स होमोजाइगस पैरेंट है तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? सिर्फ एक। ये भी होमोजाइगस पैरेंट था तो एक ही गैमेट यहाँ पे बना। बट व्हेन वी हैव हेट्रोजाइगस पैरेंट, यहाँ पे देखो दोनों एलीज डिफरेंट है, सो एलीज अगर डिफरेंट है यानी पैरेंट कैसा होगा? हेट्रोजाइगस। सो व्हेन वी हैव अ हेट्रोजाइगस पैरेंट, द गैमेट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट, और there will be more than one type of gamete, there will be more than one type of gamete। तो दो गैमेट है। अब इसमें से फ्रेंड्स इसे फीमेल कंसीडर करो और इसे मेल कंसीडर करो। अभी फीमेल के कैपिटल टी वाला गैमेट इस कैपिटल टी या इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा, और क्या इस बार दोनों के साथ सेम रिजल्ट आएगा? नहीं। जब कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी ये रिजल्ट मिलेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा रिजल्ट आएगा। फिर ये स्मॉल टी इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, 50% चांसेस है इसके साथ फ्यूज होने के, 50% चांस इसके साथ, बट क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं। जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रोड्यूस होगा, और जब दो स्मॉल टी फ्रेंड्स आपस में फ्यूज होंगे तो स्मॉल टी ये ऑफस्प्रिंग आपको मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स F1 को क्रॉस करके ये नेक्स्ट जनरेशन हमें मिली है, तो इस नेक्स्ट जनरेशन को क्या बुलाते हैं? F2 जनरेशन। एंड क्या F2 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट फ्रेंड्स सेम है? सो डेफिनेटली नॉट। इफ यू सी यहाँ पे एक प्लांट है, 4 प्लांट फ्रेंड्स टोटल प्रोड्यूस हुए, सो 4 में से 1 कैपिटल टी है, 4 में से फ्रेंड्स 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले हैं, एंड 4 में से सिर्फ एक फ्रेंड्स स्मॉल टी वाला है। करेक्ट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 अलग अलग टाइप के जीन्स प्रोड्यूस हुए हैं, और वो भी किस रेशियो में? 1:2:1। ओके, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 एंड स्मॉल टी वाले 1। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो है यहाँ पे, यानी जो जीन्स का रेशियो है वो 1:2:1 है। ओके, व्हाट अबाउट फिनोटाइपिक रेशियो? फिनोटाइपिक में आप जीन्स देखते हो क्या? नहीं। फिनोटाइपिक में तो सिर्फ अपीयरेंस देखी जाती है। तो ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसमें एक कैपिटल टी वाली जीन है जो कि डोमिनेंट होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों भी टॉल होंगे, यानी टॉल टॉल टॉल, टोटल 3 प्लांट टॉल है। और क्योंकि इसके पास दोनों स्मॉल टी वाली जीन है तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ड्रॉप। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है यानी फ्रेंड्स अपीयरेंस वाला रेशियो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे 3:1 है, एंड दिस फिनोटाइपिक रेशियो इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1, एंड विच इज ऑल्सो फ्रेंड्स एरो आ गया, यानी फ्रेंड्स ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एक टॉल प्लांट को एक ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस किया गया, उससे F1 जनरेशन प्रोड्यूस की गई, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन प्रोड्यूस की, तो वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? आंसर क्या होगा? 3:1, एंड दिस 3:1 इज अ वेरी फेमस रेशियो नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशियो। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट रिमेनिंग कैरेक्टर्स के साथ भी किया, बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी किया, हमेशा F2 जनरेशन में उन्हें 3:1 का ही रेशियो मिला। ओके, तो याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 3:1, और मोनोहाइब्रिड रेशियो यानी फिनोटाइपिक रेशियो, नॉट द जीनोटाइपिक रेशियो। अगर जीनोटाइपिक रेशियो फ्रेंड्स पूछा जाएगा तो वहां पे वो क्लियरली मेंशन करेंगे, राइट डाउन द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियरली मेंशन करेंगे। बट अगर सिर्फ मोनोहाइब्रिड रेशियो पूछा गया है यानी वो फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं 3:1। तो फ्रेंड्स आई होप सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में हमने क्या पैरेंट लिए, उनसे किस तरह से F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F1 जनरेशन की सेल्फिंग से किस तरह से F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, क्या फिनोटाइपिक और क्या जीनोटाइपिक रेशियो आता है, उसकी हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी की। ओके, एंड फ्रेंड्स रिमेनिंग जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।